हेडिंग डालना गैसियस स्टेट। ओके, सबसे पहले चीज यहाँ पे लिखो स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब जो स्टेट्स ऑफ मैटर है आपको पता है 3 स्टेट्स है, दैट इज लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ये स्टेट्स ऑफ मैटर ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये लिख सकते हो डिपेंड्स ऑन, सबसे फर्स्ट लिखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे फर्स्ट। सेकंड जो है इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एनर्जी। अब यहां पे सबसे पहले चीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये क्रिएट करता है एक एडेसिव इफेक्ट। एडेसिव मतलब क्या? ये चीजों को क्लोज लाता है, पास में लाता है, तो इसको क्या रहेगा? एडेसिव इन्फ्लुएंस। थर्मल एनर्जी जो है ये सबसे पहले किसके वजह से प्रोड्यूस होता है? काइनेटिक एनर्जी के वजह से। मतलब मॉलिक्यूल्स आपको पता है रैंडम मोशन में रहता है गैस मॉलिक्यूल्स में, तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होता है काइनेटिक एनर्जी से वजह से, एंड ये क्रिएट करता है एक डिस्पर्सिंग इन्फ्लुएंस। डिस्पर्सिंग मतलब ये क्या करेगा? मॉलिक्यूल्स को दूर भगाने का ट्राई करेगा। इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डोमिनेंट रहेगा, मतलब इनकेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ये थर्मल एनर्जी से ज्यादा है, तो जो स्टेट रहेगा ये स्टेट रहेगा सॉलिड या रहेगा लिक्विड स्टेट रहेगा। लेकिन अगर इफ थर्मल एनर्जी डोमिनेंट रहेगा तो यहां पे आप लिखोगे कौन सी स्टेट में रहेगा? वो गैसियस स्टेट में है। क्या आता पहले लिखते हैं। तो आप लोग क्या करो मालूम है क्या? टेबल बना के रखो। मैं इधर प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, यहां पे सॉलिड, फिर लिक्विड एंड लास्ट में लिखो गैस। सबसे कोने में गैस लिखना। अब प्रॉपर्टीज कौन कौन से है? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज डेंसिटी। फोर्थ जो है कंप्रेसिबिलिटी। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है इट इज डिफ्यूसिबिलिटी। डिफ्यूसिबिलिटी का मतलब क्या है? कितना इजीली आप इसको क्या कर सकते हो? पोर कर सकते हो। ठीक है, तो इधर आप लिख सकते हो पोरिंग एबिलिटी। या फिर ये कितना इजीली, अगर आपने लिड खोल दिया तो कितना इजीली ये बाहर निकल पाता है, तो डिफ्यूसिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज शेप, एंड सबसे लास्ट है वॉल्यूम। तो आप लोग जरा ट्राई करो। सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी हाई। इसमें क्या रहेगा? इसका जो रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये सॉलिड से लेस रहेगा, लिक्विड से ज्यादा रहेगा। तो आप इधर लिख सकते हो सॉलिड का यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड का, एंड यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस। ठीक है, इन बिटवीन रहेगा। गैस का सबसे लेस रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस
सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहते हैं ये क्या रहते हैं, एकदम क्लोज रहते हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा, डिस्टेंस सबसे लेस रहेगा। इधर आप क्या लिखोगे, मोर देन सॉलिड। सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसमें रहता है, गैस, तो इधर आप लिख सकते हो हाई। डेंसिटी, आपको पता है सॉलिड्स का डेंसिटी वेरी हाई रहता है, सिवाय लिथियम और सोडियम के। ये दोनों जो है ये क्या करता है, लिक्विड के ऊपर फ्लोट होता है, वाटर के ऊपर फ्लोट होता है। नेक्स्ट आता है लिक्विड का, तो इसमें आप लिख सकते हो मोर देन गैस बट लेस देन सॉलिड। गैस जो है, गैस का डेंसिटी क्या रहेगा, लेस या फिर लो लिख सकते हो। फिर आता है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी में सॉलिड्स ये कंप्रेस होते ही नहीं है, तो यहां पे आप लिख सकते हो नेग्लिजिबल। लिक्विड्स ये थोड़े बहुत कंप्रेस हो सकते, थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है, तो इधर लिख सकते हो स्लाइट, एकदम कम। गैस जो है इसका कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई। अब डिफ्यूसिबिलिटी, सॉलिड को आप कोई भी कंटेनर में पोर नहीं कर सकते हो, तो ये रहेगा लो। लिक्विड, इसको आप पोर कर सकते हो, तो ये रहेगा स्लाइटली मोर, या फिर इसको हम लोग मोर देन सॉलिड, स्लाइटली मोर नहीं, आपको ये ज्यादा रहेगा, तो मोर देन सॉलिड। गैस, आप कंटेनर खोल दोगे गैस एस्केप होता है, तो इसमें आप लिख सकते हो वेरी हाई, का डिफ्यूसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। नेक्स्ट आता है शेप। सॉलिड्स को डेफिनेट शेप रहता है, ये तो आपको पता है। लिक्विड जो रहता है ये ऑक्यूपाई करता है शेप ऑफ कंटेनर। गैस जो है, गैस क्या करेगा, पूरा कंटेनर का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो इधर लिख सकते हो ऑक्यूपाइज एंटायर कंटेनर। और सर उसका शेप नहीं रहता ना? हाँ शेप नहीं, वही मैं बोला, अगर आप उसको कंटेनर में रखोगे ना तो पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे कि आप गैस को रखोगे ना इधर, तो गैस क्या करेगा, अगर आप गैस मॉलिक्यूल देखोगे तो गैस मॉलिक्यूल सारे कंटेनर के वॉल्स सब जगह रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है इसका क्या रहता है, डेफिनेट वॉल्यूम रहता है सॉलिड्स के लिए। लिक्विड्स क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑक्यूपाई करेगा। गैस जो है ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, ये नॉट फिक्स्ड रहेगा। जस्ट ये भी जरा चेंज कर देना, ये भी चेंज करो, तो आप लिख सकते हो इसको भी एक डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं रहता। तो लिखना मेजरेबल, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो ये गैस के कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जो मेजरेबल है, तो सबसे पहले है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसको आप मेजर करते हो किसमें, मोल्स में। इसको आप रिप्रेजेंट किससे करते हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से रिप्रेजेंट करते हो। मेन चीज आपको पता रहना चाहिए, 1 मोल का वैल्यू रहता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल। सेकेंड जो है दैट इज प्रेशर। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर दो टाइप का रहता है, एक हम लोग मेजर करते हैं बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर में
जो प्रेशर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा जो है प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? गैस का प्रेशर मेजर करने, ये पता रहना चाहिए ये दो चीज। अब हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड जो यूनिट्स है वो हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले है 1 atm। 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू रहता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। आप इसको 1 पास्कल भी कंसिडर कर सकते हो, 1 इंटू 10⁵ पास्कल ये भी कर सकते हो। वैसे 1 बार जो है ये है 10⁵ पास्कल। सिमिलरली 1 atm जो है ये इक्वल टू है 1.013 बार। जस्ट कन्वर्जन है, मेन आपको पता रहना चाहिए 1 atm और 1 बार में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन 1 atm और पास्कल के बीच में 10⁵ का डिफरेंस, ये बस इसका नॉलेज रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है दैट इज 1 atm, ये रहता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 760 mm या मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 760 टॉर। अब टॉर किसके लिए यूज किया जाता है? टॉर एक ऐसा यूनिट है जो हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? फॉर मेजरिंग एक्सट्रीमली लो प्रेशर। एक्सट्रीमली लो प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एक एग्जांपल आप लिख सकते हो वैक्यूम, इसका प्रेशर मेजर करना। थर्ड जो मेजरेबल प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में सबसे पहली चीज ये पता रहना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब ये किसके बराबर रहता है? 1 लीटर के बराबर। ये पहली चीज मालूम रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट यूनिट है। और एक चीज 1 मीटर क्यूब ये इक्वल टू रहता है 1000 लीटर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 1000 डेसीमीटर क्यूब। पता रहना चाहिए 1 मीटर क्यूब स्टैंडर्ड यूनिट है मेजर करने के लिए। नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हो दैट इज 1 लीटर जो है दैट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1000 सीसी भी लिखते हैं। लास्ट में आप ये लिख सकते हो 1 मीटर क्यूब ये रहता है 10⁶ सेंटीमीटर। अगर सपोज आपको इसका उल्टा करना है, सपोज से आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब ढूंढना है, तो ये तो क्वाइट सिंपल है, 10⁶ डिनोमिनेटर में चला जाएगा। डिनोमिनेटर से जब वो न्यूमरेटर में जाएगा वो क्या बन जाएगा? 10⁻⁻⁶ बन जाएगा। वैसे आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो 1000 अगर दूसरे साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो वो कितना होएगा? 10⁻³ लीटर होएगा। तो आप कोई भी इसको किस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ही करना है, जैसा आपको बता रहा हूं। आपको सपोज 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप लिखो 1 लीटर, 1 लीटर रहने दो। 1000 1 लीटर को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरे साइड जाएगा तो वो डिवीजन में जाएगा, तो डिवीजन में रहेगा तो क्या रहेगा? 10⁻³ रहने वाला है। 10⁻³ को अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये इंटर कन्वर्जेंस है, दैट इज टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को आप मेजर करते हो किस में? केल्विन में। ठीक है, ये इसका यूनिट है केल्विन।
केल्विन रहता क्या है, आप डिग्री सेल्सियस को कितना ऐड करोगे, 273। तो सपोज आपको दिया है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कितना रहने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 298 केल्विन। अगर सपोज आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, आप 30 को क्या ऐड करोगे, 273, तो उसका टेम्परेचर रहेगा 303। ये प्रॉपर्टी सम तो सेपरेट पेज में लिखोगे तो बेटर रहेगा, नया पेज में लिखो। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। सबसे फर्स्ट इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। मतलब ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन रहेगा तो इसका इक्वेशन कैसे दिखेगा, तो इसका इक्वेशन है ना कुछ ऐसे दिखेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपने ऑलरेडी आपके 10th में पढ़ा है। हम लोग इससे रिलेटेड कैसे ग्राफ रहता है ये आपको मैं आइडिया देता हूं। ये y आपको क्या बताएगा, y एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रहेगा आपको उसका आइडिया देगा। m आपको क्या बताएगा, m आपको बताएगा स्लोप। x आपको क्या बताने वाला है, x एक्सिस पे कौन सा वेरिएबल रहेगा। c आपको बताएगा y इंटरसेप्ट। मैं ग्राफ भी बता देता हूं कैसे इसका ग्राफ दिखता है। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि ये ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा, एक स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले ये y क्या इंडिकेट करेगा, y एक्सिस का वैल्यू इंडिकेट करेगा। ये जो x है ये इंडिकेट करेगा x एक्सिस का वैल्यू। ये जो c है y एक्सिस पे ये पॉइंट कहां पे कट कर रहा है, तो ये रहेगा c का वैल्यू। और m क्या है, m इज बेसिकली कितना एंगल पे है ये लाइन हॉरिजॉन्टल से। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इसको आप मेजर किस में करते हो, tan थीटा। सिर्फ इसका नाम थोड़ा डेंजर है तो हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, अभी एग्जैक्टली है क्या, मतलब ये कब यूज करते, देखो आपने ये रिलेशंस देखा रहेगा, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ध्यान दो, पहले ध्यान दो, लिखने मत जाओ, ध्यान दो। तो आप क्या करते हो, इधर इक्वालिटी का साइन डालते हो, इधर कुछ तो एक कांस्टेंट आता है के, ये अपॉन क्या रहेगा, वी रहेगा। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, पी को वी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, के मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जब भी आपका दो क्वांटिटीज, आप इधर लिख सकते हो, जब आपका x इंटू वाई, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करोगे एंड इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, एक कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसका और एक मतलब है, इसको आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ भी बोलते हो। इसका दूसरा मतलब क्या है, जब x को y के साथ मल्टीप्लाई करते हो एंड आपको जब एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है, तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा आपको पता भी रहना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है। ठीक है, y को आप ऑफकोर्स y एक्सिस पे बनाओगे, x को आप x एक्सिस बनाओ। पहले चीज कंसेप्ट पे ध्यान दो, ध्यान दो पहले। चलो ये पॉइंट मैं कंसिडर करता हूं। अगर आप नोटिस करोगे यहां पे y का वैल्यू एकदम ज्यादा है, लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे यहां का x का वैल्यू एकदम कम है। ये पॉइंट पे देखो, y का वैल्यू एकदम ज्यादा, x का वैल्यू एकदम लेस है। देखो ओरिजिन से नोटिस करो। अब ये पॉइंट पे आओ, ये पॉइंट पे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, x का वैल्यू ज्यादा है लेकिन आपका y का वैल्यू लेस है। तो आपने क्या नोटिस किया, जब y ज्यादा रहता है
तो आपका x लेस रहता है, जब आपका x ज्यादा रहता है तो आपका y क्या रहता है, लेस। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है। आप चाहिए तो नोटेशंस को भी जरा लिख के रखो ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। जस्ट इसको एरो बना के समझाता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे explain। और इसका ग्राफ तो मैंने आपको बताया, मैं जस्ट एक रेड लाइन के थ्रू इसको इंडिकेट करता हूँ, आप कंफ्यूज को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। थर्ड वाला लिखो पैराबोला। अब पैराबोला का ग्राफ आप कब यूज करते हो, जरा ध्यान देना। जब आपका y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। अब जरा लॉजिकली जरा सोचना, जरा ध्यान दो, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे ना मैं जस्ट एक प्रॉपर वाला ग्राफ बना रहा हूं। यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, थोड़ा और आगे भी बना लेता हूं इसको, 6 7 8 एंड 9। जरा ध्यान देना। सबसे पहली चीज, आपका y का वैल्यू सपोज 1 रहेगा, ध्यान दो है। अगर आपका y का वैल्यू 1 रहेगा तो ये क्या रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्राफ। अगर आपका y का वैल्यू 2 है, अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x का वैल्यू 4। तो ये ग्राफ किधर जा रहा है, ये कुछ इधर चला गया। अगर आपका y का वैल्यू 3 रहेगा तो x का वैल्यू कितना रहने वाला है, 6। क्या बात, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आप नोटिस कर सकते, अभी देखो ये ग्राफ थोड़ा सीधा आ गया है, लेकिन आप नोटिस कर सकते हो ये जो ग्राफ है इसमें y का जो वैल्यू है ये जस्ट एक एक यूनिट से चेंज हो रहा है। लेकिन आप x का वैल्यू नोटिस कर सकते हो कितने, पहले इसमें 3 से बढ़ा, फिर 9 से बढ़ा, नेक्स्ट इसमें 7 से बढ़ेगा, सॉरी 5 से बढ़ेगा, फिर बाद में 7 से बढ़ेगा, फिर बाद में 9 11 13। तो ये एकदम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऐसे टाइप के ग्राफ को आप कैसे बना सकते हो, तो ये जस्ट एक सेकंड यहाँ पे बना रहा हूं। तो ये ग्राफ को आप कैसे बना सकते हो, जरा नोटिस करना। ये जो ग्राफ है ये ऐसे देखो, ठीक है। यहाँ पे ये y रहेगा और ये क्या रहने वाला है, हमारा x। इसको पैराबोला बोलते हैं। इसमें नेगेटिव साइड क्यों नहीं आया, कुछ आइडिया है क्या, नेगेटिव साइड ये ग्राफ क्यों नहीं आया, स्क्वायर है इसलिए। स्क्वायर है, स्क्वायर नेगेटिव नहीं रहता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका उल्टा, ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसका उल्टा क्या है, दैट इज अगर ग्राफ ऐसे दिया है y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, या फिर y स्क्वायर इक्वल टू k इंटू एक्स दिया है। यहां पे अगर आप नोटिस करोगे आपका जो u है ये y एक्सिस के अक्रॉस है। तो यहां पे कैसे दिखेगा ये u, कौन से एक्सिस के अक्रॉस रहेगा आपके हिसाब से, एक्स एक्सिस। ये जो u है, जो भी u रहेगा, मतलब बना के चेक कर सकते, पूरा मत बनाना क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। जस्ट ये u ऐसे आगे का पार्ट ऐसे बना है सर, लेकिन फिर वो फर्स्ट ग्राफ सेकंड वाले का